हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो और हम अपना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। आज हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल पहले हम यूनिट 2 यानी कि हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी वाला पार्ट कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जो पार्ट है इकोनॉमिक वाला, आपका एग्रीकल्चर हम कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट, पॉपुलेशन ये हम पढ़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 10 तारीख तक आपकी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी करने के बाद हम करेंगे ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी करने के बाद हम करेंगे इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और थॉट। इस महीने में हमारा टारगेट है कि हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और उसके बाद बच जाएगा हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बच जाएगा आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इन 2 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि आप सबको जो ऑडियो वीडियो है वो क्लियर है। 1 मिनट और वेट करते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक मेरे को ये बताओ कि जो ऑडियो वीडियो है वो सबको क्लियर है। जल्दी से बताओ बेटे, फिर हम अपना ये जो टॉपिक है ये शुरू करते हैं। ओके, क्लियर है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी की यानी कि आपका जो ये समुद्र है, समुद्र में जो आपकी ये लहरें उत्पन्न होती हैं और ये लहरें जब समुद्र के आसपास लगने वाले लैंड वाले पार्ट में इरोजन और डिपोजिशन करती है तो उसकी वजह से कुछ लैंड फॉर्म पड़ते हैं और उन्हीं लैंड फॉर्म को हमें आज पढ़ना है। ये सारे आपके क्या, ये देखो ये लैंड फॉर्म दिख रही हैं, ये समुद्र की वेव जाती है और ऐसे क्या करती हैं, टकराती है और आपके क्या बनते हैं, लैंड फॉर्म बनते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले पढ़ना है सी वेव का शोरलाइन प्रोसेस एंड कोस्टल सीनरी, यानी कि आपका समुद्र की लहरें, उसका समुद्र का किनारा और कोस्टल सीनरी। तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो हमारा ओशन का सरफेस है ना वो कभी भी शांत नहीं रहता, नेवर काल। जो आपका, आपने कभी देखा है समुद्र, यहाँ पे भी देखो, ये समुद्र जो है कभी भी कैसा स्ट्रेट नहीं होता, इसमें जैसे ऊबड़ खाबड़ होता है। ठीक है, लहरें ऊपर नीचे उठती रहती हैं। दे आर अनइवन, ये क्या है, अनइवन है, यानी कि स्मूथ सरफेस ना होके उबड़ खाबड़ सरफेस है, इरेगुलर है, रफ है और रेस्टलेस है। ठीक है, और दूसरे वर्ड में कहते हैं कि जो ओशियन सरफेस है वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट मोशन होता है सी वाटर का डिफरेंट वे से और डिफरेंट फॉर्म में, लाइक सिंपल सी वेव, ओशियन करंट्स, टाइडल वेव, स्टॉर्म वेव, सुनामी। ये क्या कहते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं उसको हम अलग अलग तरीके से और अलग अलग रूप में जो है समुद्र जल की निरंतर गति की जो है विशेषता होती है। यानी कि ये एक तरीके से ये बता रहे कि जो आपकी समुद्र की लहरें ना उसके अलग अलग क्या है, टाइप हैं। जैसे आपका सामान्य साधारण समुद्री लहरें हैं, फिर आपकी समुद्री धाराएं हैं, आपकी ज्वारीय लहरें हैं, आपकी तूफानी लहरें हैं, सुनामी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, हेयर वी आर प्रीमियरली कंसर्न विद ओनली सी वेव, और यहाँ पर हम सिर्फ किसको देखेंगे, सिर्फ हमारा टॉपिक है कि समुद्र की धाराएं क्या होती है और कैसे वे पावरफुल हैं, कैसे वे एक जियोमॉर्फिक एजेंट है जिसकी वजह से इरोजन और डिपोजिशन का काम होता है। हमें ये देखना है कि कोस्टल रीजन में कैसे आपका जो ये
सी वेव है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इरोजन और डिपोजिशन होता है। हिंदी में देख लो कि यहाँ पे हमारा जो संबंध है वो मुख्य रूप से केवल समुद्र की लहरों से है, जो तटीय क्षेत्रों के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी भू आकृतिक एजेंट है। तो हमें अब इरोजन और डिपोजिशन के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले आपकी देखो समुद्र है, समुद्र में ये वेव होती हैं, इस वेव के कुछ पार्ट्स और इन पार्ट्स के कुछ नाम हैं। सबसे पहला बोला गया आपका वेव क्रस्ट क्या होता है, यानी कि वेव यानी कि समुद्री श्रृंग। श्रृंग क्या होता है, आपकी ये पूरी समुद्र की धारा, इस समुद्र की धारा का जो ये सबसे ऊपर उठा हुआ भाग है, ये आपको सबसे ऊपर उठा हुआ भाग जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है वेव क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद वेव ट्रफ किसको कहते हैं, ट्रफ का मतलब होता है गर्त। तो सबसे जो आपका वेव है, वेव का ये जो सबसे गहरा वाला भाग है, ये वाला, इसको बोला जाता है वेव ट्रफ या वेव गर्त। दो चीजें बताई हैं, हिंदी में भी देख लो, तरंग शिखर या तरंग गर्त। तरंग शिखर क्या होता है, आप जो समुद्र की वेव है, समुद्र की वेव का सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं तरंग शिखर, और समुद्र के सबसे गहरे वाले भाग को बोलते हैं तरंग गर्त। तरंग शिखर क्या है, प्रगतिशील समुद्री लहरों के क्रमिक ऊंचे भागों को तरंग शिखर कहा जाता है, जो लहरों के सबसे ऊंचे भाग होते हैं। उसके बाद है तरंग गर्त, प्रगतिशील समुद्री लहरों के क्रमिक सबसे निचले हिस्से को, यानी कि ये सबसे निचला हिस्सा है और ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं तरंग शिखर और सबसे गहरे वाले भाग को बोलते हैं तरंग गर्त। ठीक है, तो जैसे आपका तरंग शिखर फिर तरंग गर्त, ये क्या होता है, ये कहता है कि सबसे पहले आपका क्या है, ये देखो ये बता रहा है, ये सबसे पहले आपका क्या है, तरंग शरंग आएगा, फिर दोबारा से कहेगा तरंग गर्त, फिर शिखर, फिर गर्त, फिर शिखर, फिर गर्त। तो एक कॉन्टिन्यूटी जो है चलती रहती है किसके बीच में, वेव क्रस्ट और वेव ट्रफ के बीच में। तो इसमें तो समझने में ज्यादा कोई डिफिकल्टी है ही नहीं बेटे, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी है, ये डायग्राम आपके लिए लगाया गया है। सबसे ऊपर उठे हुए भाग को बोला जाता है क्रस्ट और सबसे गहरे वाले भाग को बोला जाता है ट्रफ। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, स्टिल वाटर लेवल। देखो इस स्टिल वाटर लेवल को हम जीरो एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, जो आपका किसके बीच में है, ये देखो ये आपका क्रस्ट और ट्रफ को इक्वल, ये जो लाइन डिवाइड कर रही है ना, ये है आपका स्टिल वाटर लेवल, यानी कि जीरो एनर्जी लेवल। यहाँ पे आपका ये क्या होता है, ये शांत एरिया होता है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो शांत एरिया होता है उसको बोलते हैं स्टिल। स्टिल का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, उसके बाद है अब वेव हाइट क्या होती है, ये बहुत ही इजी है। वेव हाइट यहाँ पे देखो, देखो ये आपका क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो वर्टिकल लंबाई है, इसको बोला जाता है वेव हाइट। यानी कि आपके ये क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में क्या है, आपकी वेव हाइट, और एक है वेव लेंथ। तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी को बोला जाता है वेव लेंथ, यानी कि क्रस्ट ए और क्रस्ट बी के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोला जाता है, आपका वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं स्टिल वाटर लेवल क्या होता है हिंदी में। स्थिर जल स्तर, जिसे शून्य ऊर्जा जल स्तर के, जिसे शून्य ऊर्जा स्तर के रूप में भी जाना जाता है, तरंग शिखरों और तरंग गर्तों के बीच आधे रास्ते में जल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी लहर की ऊंचाई, तो ये कहते हैं समुद्री लहरों के दो क्रमिक गर्तों के बीच शिखर
और क्षैतिज सीधी दूरी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, या गर्त के बीच और दो सफलताओं के बीच क्षैतिज दूरी, ये क्या कहते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसके बीच में, क्रस्ट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। यानी कि आपका क्या है, सीधी सी बात है, आपका वेव हाइट है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो वर्टिकल दूरी होती है, ये ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है, इसको बोला जाता है आपका वेव हाइट। ठीक है, उसके बाद है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ तो मैंने बताया क्या होता है, तरंग दैर्ध्य दो क्रमिक तरंग शिखरों या तरंग गर्तों के बीच की सीधी क्षैतिज दूरी है, जिसे समुद्री लहरों के मामले में मीटर की लंबाई इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, wavelength is a straight horizontal distance between two successive wave crust or wave trough which is expressed in term of length और मीटर, यानी कि जिसको हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ये होता है आपका वेवलेंथ। अब एक होती है आपकी वेव स्टीपनेस, यानी कि वेव में वेव का जो ढाल है वो कितना ज्यादा, कितनी स्टीप है आपकी वेव। तो वेव स्टीपनेस का फॉर्मूला क्या है, आपकी वेव की हाइट और वेव लेंथ के बीच का फॉर्मूले को बोलते हैं वेव स्टीपनेस। वेव स्टीपनेस क्या होती है, देखो ये और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इसको बोला जाता है वेव लेंथ, और ये जो है आपकी वर्टिकल लाइन, इसको बोला जाता है वेव हाइट। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो निकलेगा वो निकलेगा आपकी वेव स्टीफनेस। ठीक है, अगर आपकी जो वेव है, देखो आपकी जो वेव का टूटना ना, वो किस बात पर डिपेंड है, आपने कभी देखा है समुद्र के जब आपका वो बीच होता है, बीच की तरफ जब आपकी समुद्र की वेव आती है तो वो एकदम से कैसी होती है, देखो ये मान लो ये आपका बीच है, तो जब ऐसे आएगी ना तो देखो ऐसे ऐसे टूट जाती है। पहले ये जो वेव होती है ना, इसकी हाइट इतनी बढ़ जाती है, हाइट ज्यादा बढ़ जाती है और इसका बेस चौड़ा हो जाता है, और ये नीचे से ना आपकी जो समुद्र के पास जमीन है उससे घिसड़ खाती है, और घिसड़ खा के फिर क्या ये टूट जाती है। ठीक है, तो वेव स्टीपनेस किस पर डिपेंड करती है, आपकी वेव का टूटना, वेव का टूटना डिपेंड करता है कि आपकी जो वेव का रेशियो अगर वो 1:7 को पार कर जाता है तो आपकी जो ये वेव है वो टूट जाएगी प्लंज रेखा के सहारे। ठीक है, और आपका फिर वो पानी फिर आगे की तरफ फैल जाएगा, इसको बोला जाता है आपका वेव स्टिफनेस। प्लंज लाइन आपकी एक क्या है, प्लंज लाइन आपकी एक इमेजिनरी लाइन है। गुड इवनिंग अजय, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू सो मच। कैसा गया आप लोगों का टीचर्स डे, कैसे सेलिब्रेट किया आपने? ठीक है, ये वेव स्टीपनेस बता दी। तरंग तीव्रता किस पर डिपेंड करती है, आपकी जो वेव है वेव की हाइट पे और वेव की ऊंचाई पे और वेव की लंबाई पे, इन दोनों के बीच का रेशो होता है आपका। अ, सब टीचर्स को याद किया, अच्छा लाइब्रेरी में बैठ के सभी टीचर्स को याद किया, ये तो आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। शुक्र है आपने याद तो किया। वैसे तो जब हम स्कूल से कॉलेज में चले जाते हैं तो हम जो हमारा स्कूल वाला टाइम है उसको बहुत मिस करते हैं। करते हो या नहीं करते हो, स्कूल को मिस करते हो सब, स्कूल लाइफ को? मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपनी स्कूल लाइफ को। अभी टीचर बन गई हूँ तो बहुत ज्यादा बर्डन रहता है कि बच्चों का ये कराना है वो कराना है।
थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे टू यू बेटा। आप लोगों की वजह से ही हम ये हैप्पी टीचर्स डे या जो टीचर्स डे है वो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे नहीं होते हैं तो हम टीचर्स डे तो सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते। मिस करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं मिस, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो हम वापस नहीं कर पाते हैं। उस टाइम पे जो चीजें होती हैं, इतना एक दूसरे क्लास में बैठना, बातें करना, एक दूसरे की टांग खींचना, बहुत मजा आता है उस टाइम पे। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो जाते तो वो बर्डन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ आगे चल के सब हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं होती थी, पास होने तक की भी टेंशन नहीं होती है ना, होता था ना। लेकिन अब ऐसे ही तो जो स्कूल के टीचर होते हैं, थैंक यू तिलोक, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि हम टीचर बनते हैं तो सिर्फ बच्चों की वजह से, अदरवाइज टीचर का कोई भी अपना प्रेजेंस नहीं होता है। टीचर की प्रेजेंस है ओनली बिकॉज ऑफ हर स्टूडेंट्स। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है अजय। आज जो लाइफ है, लाइफ की जो भाग दौड़ है, उसमें सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत ऐसे भी हैं जो टीचर को नहीं याद करते हैं, बहुत। बट मतलब एक फैक्ट मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पहले मैं भी 11th 12th में, 9th 10th में, बहुत सबको पता है उस टाइम पे तो हम ऐसे होते थे कि टीचर्स की इंसल्ट करना, ये करना, और फिर कॉलेज पे भी यही होता है, टीचर को इंसल्ट नहीं बट मजे करना, और टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करना, ये हर कोई अपने लेवल पे कैसे ना कैसे कर देता है। लेकिन मैं सच बताऊं ना, जब हम टीचर बनते हैं और टीचर बन के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, तो मुझे अभी जैसे मैं टीचर हूँ, ऑनलाइन टीचर भी हूँ, ऑफलाइन टीचर भी हूँ, तो मुझे खुद पर्सनली ऐसे फील होता है कि हाँ मैं अपनी ही लाइफ जी रही हूँ। जैसे अभी मैंने भी यही हरकत की थी 2 दिन पहले। मुझे अपने वो दिन इतने अच्छे से याद आ जाते हैं ना, जब मैं बच्चों को देखती हूँ या मतलब किसी को भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरीके से जो अपना पार्ट है ना वो रिवाइव हो जाता है। हाँ मैं वो जी नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं वो देख के, उनकी सुन के और रिवाइव कर देती हूँ। और वो कोशिश करती हूँ कि जो टीचर ने हमें नहीं दिया, या हमारी जो ख्वाहिशें रहती थी टीचर से कि हाँ हमारी टीचर ये करे, हमारे लिए स्टैंड ले, या हमको समझे, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को समझूं। और क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा एक बार टीचर के साथ हो जाता है ना फ्रीली, फिर वो हर किसी के साथ फ्रीली बाउंड हो जाएगा, उसको किसी से डर नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। और जो टीचर है, टीचर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। और मुझे पर्सनली ये फील होता है कि मैं बच्चों को देख के अपना जो लाइफ है वो जी रही हूँ। जो मैं हरकत करती थी आज वो बच्चे करते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा डांटने का भी मन नहीं करता है बच्चों को। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चों की वजह से ही टीचर्स होते हैं। टीचर्स की वजह से बच्चे तो होते ही होते हैं, बट टीचर भी बच्चों की वजह से होते हैं। बच्चे नहीं है तो टीचर भी नहीं बन सकता कोई, है ना ये फैक्ट, मानते हो? और कल को आप लोगों को भी कोई ना कोई असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेगा, कोई स्कूल में भी लग सकता है, किसी का पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सब क्लियर हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगी कि कभी भी स्ट्रिक्ट टीचर मत बनना, और कभी भी ऐसा भी टीचर मत बनना बिल्कुल ही लीनियंसी दे दी। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे स्टिकनेस की जरूरत है तो वहां पे स्टिकनेस, और जहाँ पे आपको, है ना। हाँ जी बिल्कुल आते हैं। जैसे आपके उसमें मेथड्स दे रखे हैं ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग मेथड्स, आपका डायरेक्ट मेथड है, आपका ग्रुप मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरर मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरर कहते हैं, है ना। ये सारे इतने सारे मेथड उसमें। और आपका
बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें ये बताते हैं। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी टीचर ने हमें ऐसा नहीं पढ़ाया था, हमें ऐसा पढ़ा था तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम भी कुछ करें। ऐसे ही होता है। बट अभी भी बोलूँगी बेटे, जिसको भी जहाँ भी जो भी मोमेंट एंजॉय करने को मिले वो एंजॉय करो, ठीक है? ऐसा नहीं है पढ़ो मत, पढ़ो बट ऐसा भी मत करो कि लाइफ से सारी चीज़ें कट कर दो पढ़ाई के चक्कर में। क्योंकि एट द एंड सिर्फ पढ़ाई ही की ज़रूरत नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है लाइफ में। और लाइफ में कम से कम एक जो पार्टनर होता है उसकी नीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? और वो जो चीज़ है वो अगर हमें 18 से 24 साल के बीच में कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हमको नहीं मिल पाता है, ठीक है? फिर हम दौड़ते रहते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक करियर के अलावा कोई और मोटिव नहीं रहता है। करियर को मोटिव रखना चाहिए, करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में करियर के बिना कोई कुछ नहीं मानता है, किसी को किसी की कोई वैल्यू नहीं है। करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। ऐसा नहीं है बॉयज़ के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा है और गर्ल्स के लिए भी उतना ही है। और करियर इसलिए नहीं होता कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ये करियर इसलिए होता है कि एक आपका दिल चाहता है कि मैं सुबह 9 से 2 बजे तक ये काम करूं, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी से खुद सेटिस्फाई हो जाऊं। पैसों के लिए नहीं बनाया जाता है करियर, अपने दिल की जो वॉन्ट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। मानते हो ये बात? आप टीचर बनना चाहते हो या फिर आप यूपीएससी में जाना चाहते हो या आप कुछ भी करना चाहते हो, आपकी जो वॉन्ट्स है उसी को कंप्लीट करने के लिए जाते हो ना आप। तो चलो बेटे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, काफी बातें हो गई हैं। अब मैंने देखो आपको ये जो तरंग तीव्रता है ये बताया है आपको, तरंग तीव्रता बता दिया। अब इसके बाद है आपका, ये देखो वेवलेंथ बताया था मैंने। वेवलेंथ क्या होता है? क्रस्ट ए, क्रस्ट बी, इसके बीच की जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, उसको बोला जाता है वेवलेंथ। ये देखो वेवलेंथ। और एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच के जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है वेव हाइट। और स्टिल वाटर लेवल देख लो, आपका क्रस्ट और ट्रफ के बीच वाला भाग है, जहां जो कौन सा एरिया है, जो है आपका जीरो लेवल वाटर, यानी कि यहाँ पे जीरो एनर्जी लेवल होता है। ये सारा आपको क्या दे रखा है? वेव का वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। देखो वेव में मैंने आपको वेव का जो पहला पार्ट है क्रस्ट वो बताया, क्रस्ट के बाद ट्रफ बताया, वेव हाइट बताई, वेव लेंथ बताई। ये वेव वेलोसिटी जो लिख रखा है ना, वेव वेलोसिटी का मतलब होता है वेव की स्पीड, स्पीड कितने। और एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब, वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई वेव आपकी एक पॉइंट से कितनी बार गुजर रही है, उसको बोला जाता है आपका वेव फ्रीक्वेंसी। यू गॉट इट? वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई वेव एक पॉइंट से कितनी बार गुजर रही है, यानी कि नंबर ऑफ रिपीटिशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन। ओके, यहाँ पे भी देख लो, वेव फ्रीक्वेंसी आपको लिख रखा है। ये देखो वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ वेव क्रस्ट पासिंग पॉइंट ए ईच सेकेंड। बारिश हो रही है इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, जैसा देखा जाए बेटे, देख लो ये लास्ट टॉपिक है। कल हम है ना, मैं पहले ही बोल दिया है, कल बेटे मैं आपको ना सारी थ्योरी करवा दूंगी। कल से हम थ्योरी शुरू कर देंगे। और कल मैंने आपको पहले ही बोला, कल आपकी 3 क्लास होगी। मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा है, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। कल आपका जो एक क्लास होगी ना वो मैं दिन में ले लूंगी, ठीक है? एक क्लास आपकी 4 से 5, फिर एक 6 से, नहीं 4 से 5 नहीं होगी क्योंकि उस टाइम पे आपकी दो, आपकी फर्स्ट पेपर की होती है। तो एक क्लास मैं ना सुबह ले लूंगी,
11 से 12 बजे। फिर दूसरी क्लास ले लूंगी मैं फिर अपने ही टाइम पे 6 से 7, और फिर 8 से 9। जरूरी है क्लास लेनी, क्योंकि बीच में 2 दिन क्लास नहीं हुई ना, तो मुझे वो 2 दिन का अपना हमारा जो नुकसान हुआ है वो कवर करना। ओके, वेव फ्रीक्वेंसी पता चल गया। वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पॉइंट से आपकी वेव कितनी बार पास हुई है। वेव यानी कि ये वेव का किनारा इस ए पॉइंट से कितनी बार गुजरा, एक दो, ठीक है। पर सेकंड में कितनी वेव इस ए पॉइंट से पास हो रही है, पर सेकंड में कितनी वेव बी पॉइंट से पास हो रही है। ओके बेटे, मैं मैसेज सेंड कर दूंगी। उसके बाद है आपका वेव पीरियड। वेव पीरियड क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव क्रस्ट एट द पॉइंट ए टू रीच पॉइंट ई। अब ये क्या है वेव पीरियड? वेव पीरियड का मतलब है कि आपकी जो एक समुद्र की धारा है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में कितना टाइम लग रहा है, इसको बोला जाता है आपका वेव पीरियड। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? आपका वेव पीरियड। तो क्या क्या पढ़ा है आपने? आपने वेव पढ़ ली, वेव क्रस्ट पढ़ा, वेव ट्रफ पढ़ा, वेव हाइट, वेव लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी, वेव पीरियड, वेव फ्रीक्वेंसी, वेव पीरियड, वेव वेलोसिटी, वेव स्टीपनेस। 10 चीजें बता दी। अगर इनमें से कुछ भी डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो बेटे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको वेव पीरियड भी एक्सप्लेन किया, वेव फ्रीक्वेंसी भी एक्सप्लेन किया। वेव पीरियड को हिंदी में बोलते हैं तरंग अवधि, और वेव फ्रीक्वेंसी को तरंग आवर्ती। तरंग अवधि क्या होती है कि एक प्रगतिशील समुद्री लहर द्वारा एक तरंग लंबाई या एक तरंग चक्र की दूरी तय करने में लगने वाले समय को तरंग अवधि कहा जाता है। ये क्या है? मतलब कि आपका ये तरंग है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, यानी कि आपकी इस वेव को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको बोला जाता है आपकी तरंग अवधि। और तरंग आवर्ती का मतलब क्या है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से आपकी तरंग कितनी बार गुजर रही है, एक तरंग यानी कि सिर्फ एक तरंग नहीं, समुद्र में एक तरंग एक नहीं रहती, पर सेकंड में कितनी तरंगे एक पॉइंट से पास करती रहती हैं, उसको बोला जाता है आपका तरंग आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उसके बाद है, पहले इनको पढ़ भी लेते हैं। और एक बात याद रखना, आपकी जो वेव फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ होता है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये देखो, जब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो देखो ये वेवलेंथ ज्यादा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वही दूसरी एक और है, ऐसे इनके बीच में गैप इतना है। तो देखो, अब एक बात बताओ, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? इसकी वेवलेंथ ज्यादा, यानी कि स्पेस ज्यादा है, यानी कि इस वेव को आगे जाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि आगे जाने, यानी कि जो एक वेव है उसको आगे बढ़ने में टाइम लगता है। तो जहां पे वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वहां पे जो वेवलेंथ है वो कम होती है, और जहां पे वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां पे वेवलेंथ होगी ज्यादा। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? कम होगी। ये डिफरेंस आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो, तरंग दैर्ध्य और तरंग आवर्ती के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी तरंग आवर्ती उतनी अधिक होगी, और तरंग दैर्ध्य जितनी बड़ी होगी तरंग आवर्ती उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ये है आपका वेवलेंथ और वेव फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का मतलब है तरंग दैर्ध्य और वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब है तरंग आवर्ती। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में देख लो, ये वेव पीरियड बता दिया। द वेव पीरियड, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी आर इंटर रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि आपका जो समुद्री लहरें हैं उसका अवधि, उसका तरंग दैर्ध्य और उसकी वेलोसिटी ये क्या है? रिलेटेड है। ठीक है,
अगर देखो, अगर आपकी जो वेव है, वेव की स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो आपका वेव का जो पीरियड है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसे आप स्पीड ज्यादा से वेव, इसे आप वेवलेंथ का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो। उसके बाद वेव सिलेरिटी का मतलब क्या होता है, देखो वेव सिलेरिटी का मतलब होता है वेव की स्पीड कितनी है, जो सिलेरिटी का मतलब होता है स्पीड से। ठीक है, तो आपके जो फिजिसिस्ट है ना, फिजिसिस्ट, वो ये टर्म यूज करते हैं सिलेरिटी को किसको डिनोट करने के लिए, सी वेव को डिनोट करने के लिए, यानी कि समुद्री तरंग को डिनोट करने के लिए, समुद्री तरंग जो है, समुद्री तरंग की स्पीड को डिनोट करने के लिए, यानी कि कितनी तीव्रता है। और ये कहते हैं क्योंकि आपका जो पानी है वो क्या है, वो एक, बिकॉज वाटर मास डज नॉट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपको ये बात मैंने पहले भी बताई कि जो समुद्र का पानी है वो आगे पीछे क्या है, मतलब जैसे आपकी नदी मूवमेंट करती है, ऐसे आपके ओशियन में या सी में मूवमेंट नहीं होती। वहां पे ये जो वेव होती है क्या करती रहती है, वहां पे ये वेव ऐसे आगे पीछे अपनी जगह पे क्या है, मूवमेंट करती रहती हैं, बिकॉज वाटर मास डज नॉट मूव फॉरवर्ड रादर द वेव मूव फॉरवर्ड। और ये दूसरा ये कहते हैं कि आपका जो पानी है, समुद्र में कभी भी पानी आगे नहीं बढ़ता, जो वेव है वे आगे पीछे होती रहती हैं। ठीक है, अब सिलेरिटी, अगर आपको वेव की, समुद्री जो वेव उसकी स्पीड निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा, C इज इक्वल टू L बाई टी। वेवलेंथ अपॉन में टाइम, W का मतलब होता है वेवलेंथ अपॉन में टाइम, तो उससे आपकी वेव सिलेरिटी यानी कि वेव की स्पीड का आपको पता लग जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है फेच। फेच क्या होता है, देखो फेच वो ओशियन का वो एरिया होता है जहां पे आपकी हवा की वजह से समुद्र का पानी में जो है लहरें उत्पन्न होती है, यानी कि वो एरिया जिस पर, यानी कि समुद्र का वो भाग जहाँ पे विंड की वजह से समुद्र की वेव की ओरिजिन होती है, उसको बोला जाता है आपका फेच। और जो फेच है वो क्या डिटरमाइन करता है, सी वेव को, यानी कि समुद्री तरंगों को। ये क्या कहते हैं, फेच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ सी सरफेस और विच द विंड ब्लो इन वन डायरेक्शन, यानी कि आपका जो फेच है, फेच वो एरिया होता है जिस पर आपकी विंड लगातार एक डायरेक्शन में बहती है, और उसकी वजह से आपकी जो सी वेव है उसका क्या होता है, आपकी सी वेव का ओरिजिन होता है। आया समझ में, फेच क्या होता है, फेच समुद्र की सतह का वो एरिया है, यानी कि ये आपका समुद्र है, समुद्र की सतह का ये वो एरिया जिस पर आपकी विंड लंबे समय से एक ही डायरेक्शन पर बहती है और एक ही दिशा में चलने की वजह से उस पर जो समुद्र की वेव है वो ऊपर उठ जाती हैं, और उसको बोला जाता है, उस एरिया को फेच, जिस एरिया पर आपकी जो समुद्र की धाराएं हैं उसका ओरिजिन होता है, उसको बोला जाता है फेच। अब सी एरिया भी वही होता है, सिंपली कॉल्ड, इसको सी भी, समुद्र भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है, द एरिया वेयर सी वेव आर जनरेटेड बाय विंड, यानी कि वो एरिया जिस पर आपकी समुद्री धाराएं का ओरिजिन होता है हवा के द्वारा। ठीक है, आ रहा बेटे यहाँ तक समझ में आप सबको। अब आपका ये एक सीज है, सीज का मतलब क्या होता है, आपकी हार्बर, हार्बर का मतलब क्या है, एक होता है आपका पतन और एक होते हैं आपके, हार्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक आपके पोर्ट होते हैं, एक आपके हार्बर होते हैं। क्या आपको पोर्ट और हार्बर के बीच में किसी को डिफरेंस पता है, पोर्ट और हार्बर के बीच में डिफरेंस?
देखो, पोर्ट वो एरिया होता है जहां पे आपके शिप में सामान लादा जाता है या सामान उतारा जाता है, उसको बोलते हैं पोर्ट। और बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह वो एरिया होता है जहां पे जो शिप है वो रास्ते में रुकते हैं और वहां से आप अपना जो सामान है जैसे पेट्रोल ले लिया और इन सब के लिए रेस्ट करने के लिए उतरते हैं। लेकिन याद रखना, उस बंदरगाह पर कोई भी क्या नहीं होगा, बंदरगाह बंदरगाह पर आपका कोई भी जो सामान है उसको उतारा या रखा नहीं जाएगा। ये डिफरेंस होता है पोर्ट में और पतन में, यानी सॉरी, पोर्ट में और हार्बर में, यानी कि पतन और बंदरगाह। आपकी जो बंदरगाह होती है, बंदरगाह वो आपका होता है एरिया जहां पे जो आपके शिप है वो रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? अपने खाने के लिए, पेट्रोल के लिए, पेट्रोल की नीड के लिए, क्योंकि उनको काफी लंबा समय सफर जो है तय करना पड़ता है। लेकिन आपके जो पतन है, पतन क्या होते हैं? पतन आपका वेल डेवलप्ड होता है, वहां पे सारी जो फैसिलिटी होती है, स्टोरेज फैसिलिटी से लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तक सब कुछ होता है, ठीक है। और आपके पतन पर क्या किया जाता है? पतन पर आपका जो सामान है वो उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। ओके। अब आपकी वेव ट्रेन क्या होती है? अच्छा, एक होता है आपका वेव ट्रेन। वेव ट्रेन कौन सी ट्रेन होती है? वेव यानी कि वेव ट्रेन वो ट्रेन होती है, जैसे मान लो ये आपका कोई क्या है, ये हमारी बीच है, या कोई आपका समुद्र में, जैसे अभी मैंने चट्टान दिखाई थी, है वैसी कोई चट्टान है, और आपका अलग अलग डायरेक्शन से वेव चली आ रही है। एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, ऐसे मिलके कई सेट आपके वेव के आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये वेव जो, ये जो है आपकी वेव्स, ये क्या है, एक मिनट, ये आपको कोई एरिया, तो क्या ये यहाँ आके सारी क्या इकट्ठी जुड़ जाती हैं, इसको बोला जाता है आपका वेव ट्रेन। और ये वेव ट्रेन की वजह से आपके क्या बनते हैं? आपके बनते हैं हाई एंड लो वेव्स, यानी कि ये ऊंची नीची आपकी जो तरंगे हैं वो बनती हैं इन वेव ट्रेन्स की वजह से ही। बहुत सारी लहरें आती हैं, और ये देखो बहुत सारी, ये ये बहुत सारी लहरें आई, एक दो तीन चार, ऐसे एक साथ जुड़ गई, और जुड़ के क्या है, आपकी ऊंची और नीची जो तरंगे हैं इसका निर्माण किया है। आपकी ये होती है आपकी वेव ट्रेन्स, ठीक है। अब सी वेव की, अब देखो आपको वेव ट्रेन ये सब बता दिया ना, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये बता रखा है कि आपकी जो समुद्र है, समुद्र में ये जो समुद्री लहरें हैं इनका ओरिजिन कैसे होता है, तो इसकी आपके तीन रीजन दे रखे हैं। सबसे पहला है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड विंड। सेकंड दे रखा है आपका जो आपकी जो पानी है, जो अलग अलग दो बॉडी होती है पानी की, जैसे एक हो गया आपका पैसिफिक, एक हो गया अटलांटिक, तो दोनों में डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से भी आपकी जो लहरें हैं वो चलती हैं। तीसरा है मूवमेंट ऑफ वाटर, एसेस ऑफ वेरिंग डेंसिटी इन द ओशन सच एज टर्बिडिटी करंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, हिंदी में भी देख लो। अब सबसे पहले आप क्या बताओगे? सबसे पहले आपका ये वायुमंडलीय परिसंचरण, यानी कि आपकी हवा। अभी मैंने बताया था, आपका पता है आपका ये जो समुद्र वाला भाग है ये पूरा बड़ा होता है, इस पे क्या है, इस पे हवा चलती रहती है बिना किसी रुकावट के, क्योंकि समुद्र के बीच में ना तो कोई घर बना होता, ना कोई बिल्डिंग बनी होती, ना कोई माउंटेन होता, ना कोई बड़े बड़े पेड़ होते एवरग्रीन। समुद्र खाली एरिया होता है, तो उस पर जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। विंड में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो जो नीचे समुद्र में लैंड पे जो पार्ट है,
लैंड पार्ट पे जो पानी है उसको अपने साथ ऊपर उठा के ऐसे ले जाता है, और पानी में क्या है, उभार क्रिएट कर देता है, बल्ज क्रिएट कर देता है। इसी की वजह से आपकी जो समुद्री धाराएं हैं, समुद्री लहरें हैं, उसका क्या होता है, समुद्री लहरों का उत्पन्न होता है। अब है दो विपरीत घनत्व के तरल पदार्थ का संचलन। यानी कि देखो, एक आपका बहुत ज्यादा गर्म पानी है, एक आपका बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। जो गर्म पानी होगा उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, गर्म पानी का प्रेशर कम होगा, जबकि आपके ठंडे पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। वही आपका जो गर्म पानी है उसकी जो डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी में वेरिएशन कम मिलेगा, वही जो ठंडा पानी है उसकी डेंसिटी में वेरिएशन ज्यादा मिलेगा। जिसकी वजह से अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी जो विंड है वो चलना शुरू कर देंगी, और इस प्रकार बारिश होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका दो विपरीत घनत्वों का जो आपका, मतलब कि जो आपकी दो अलग अलग वाटर बॉडी है, एक पैसिफिक ओशन हो गया, एक अटलांटिक, इनमें जो डिफरेंस मिलता है आपका डेंसिटी का, उसकी वजह से ओरिजिन होता है। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। बताओ बेटे, क्लियर है सबको? ठीक है, अब आपका है वो एस्पेक्ट, वो सारी चीजें जो आपका कंट्रोल करती है सी वेव को। शुरुआत में जो आपकी सी वेव होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि शुरुआत में जब आपकी सी वेव का ओरिजिन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसके बीच में जो वेव लेंथ है वो भी क्या होती है, उसकी भी जो लंबाई है वो बहुत क्या होती है, कम होती है, 2 सेंटीमीटर उससे भी कम होती है। तो उनको बोला जाता है रिपल्स, या कैपिलरी वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है, जैसे जैसे विंड लगातार बहना शुरू करती है एक ही डायरेक्शन में, तो जो आपका कैपिलरी वेव है वो बहुत बड़ी वेव में, लार्जर वेव में डेवलप होना शुरू कर देती है। उसमें एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। ठीक है, यूजली 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और 10 मीटर तक हो सकती है। इसको बोला जाता है ग्रेविटी वेव। ठीक है, ग्रेविटी वेव क्या होती है, ये देखो, ये आपका शुरुआत में था ना विंड, लेकिन जैसे जैसे विंड इसी डायरेक्शन में बहती रही, तो अब क्या हुआ, जो आपकी ये वेव है ना, अब ये वेव बड़ी बड़ी वेव में ऐसे इनका ओरिजिन होने लगा। ठीक है, आपकी जो यूजुअली वेव क्या है, 2 सेंटीमीटर और 10 मीटर क्या है, इनकी लंबाई है। और इसलिए इन वेव को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी वेव, यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे बोला जाता है इनको। ठीक है, प्रारंभ में आपकी जो समुद्री लहरें हैं उनकी जो वेव लेंथ है वो बहुत छोटी होती है। आमतौर पर ये जो वेव लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर से कम और गोलाकार भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी जो हवा है ये एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है ना, तो उसको बोला जाता है आपका, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यानी कि जब आपकी जो ये हवा है, हवा एक ही दिशा में लगातार बहती रहती है, तो आपकी जो सी वेव है, समुद्री धाराएं हैं, उसका जो एक्सटेंशन है, यानी कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आमतौर पर जो होता है वो 2 सेंटीमीटर से
अधिक और 10 मीटर तक होता है, और इसलिए इन तरंगों को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, द स्टेज ऑफ मैक्सिमम। आप देखो, जब आपकी देखो, सबसे पहले तीन सिचुएशन समझो। पहले तो आपकी विंड थोड़ी बहुत चल रही थी, फिर विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज हुई। जब विंड की स्पीड इंक्रीज हुई तो ये जो आपकी वेव है ये भी बड़ी होने लगी, और एक टाइम पे क्या है, आपका जो सी वेव है, समुद्री धाराएं हैं, वो पूरे तरीके से डेवलप हो गई। उन्होंने मैक्सिमम उनकी हाइट हो गई और मैक्सिमम उनकी वेवलेंथ हो गई, और इस तरीके से जो वेव होते हैं उसको बोला जाता है फुल्ली डेवलप्ड सी। ठीक है, और ये किसकी वजह से इनका होता है, आपकी जब हवा है, हवा की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जो आपका सी है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, यानी कि पूरी तरीके से बन जाता है। इसको बोला जाता है फुल्ली डेवलप्ड सी। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं जब ये स्टेज पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी वेव है, वेव में देखो, अब ये हो गया। अब ऐसे आपकी जो है वेव बनने लगी। अब क्या होगा, ये जो वेव है ना ये टूटने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो वेव है ना, वेव में वेव की जो बेस है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन वेव की ये जो हाइट है ये ज्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह से हाइट में और बेस में जो एनर्जी का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और आपका जो ये वेव है ये टूट जाएगी प्लंज रेखा के साथ, और ये पानी आगे जाके पड़ेगा। इसको बोला जाता है प्लंज लाइन, या फिर इसको सर्फ वेव और स्वाश और अपरश, यानी कि जो ये पानी आगे जाके पड़ा है इस जोन को बोला जाता है सर्फ वेव, या फिर इसको स्वाश और इसको अपरश भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में बोला जाता है कि आपकी वेव की हाइट, वेव की एनर्जी और विंड की स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑफ कोर्स ही बात, अगर आपकी विंड ज्यादा होगी तो आपकी वेव की हाइट है वो ज्यादा होगी। वेव की हाइट ज्यादा तो वेव में एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपका यही बातें आपको बतानी है कि द वेव हाइट एंड वेव एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू विंड स्पीड। अगर वेव की हाइट पॉजिटिवली रिलेटेड है वेव एनर्जी से, हैंस वेव एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेव स्पीड। अगर आपकी वेव की हाइट का इंक्रीज वेव एनर्जी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप यानी कि आप को चेक कराना है ऐसा क्यों है। ठीक है, आ गया बेटे समझ में? कितने बच्चे, कोई भी डाउट हो तो बता दो जल्दी से। आ गया बेटे समझ में? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब ये पैराग्राफ को समझने से पहले ये देखो कि अगर आपकी वेव फुल्ली पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगी, और वेव का ये जो बेस है ये कम चौड़ा, और वेव की जो ये हाइट है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पार्ट में और इस पार्ट में वेव की में डिसबैलेंस क्रिएट होगा, और ये वेव नीचे जो समुद्र का तल वाला पार्ट है उसके टकराता और टकरा के टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से फिर इसका पानी आगे जाके गिरता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका सर्फ जोन या स्वाश जोन।
और आपकी वेव स्टिफनेस अगर 1:7 को पार जाती है तो आपकी जो ये क्या है, वेव लेंथ, यानी कि आपकी जो समुद्री धारा है वो टूट जाएगी और टूट कर उसका पानी आगे बिखरेगा, जिसको बोला जाता है स्वोश या अपरश। ठीक है। अब है आपका टाइप एंड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। तो आपका सी वाटर में 3 तरीके की मूवमेंट होती है। ऑर्बिटल मूवमेंट ये आगे दिखा देते हैं। बेटे कल ये 9-10 मिनट का लेक्चर रह गया, वो कल हम कर देंगे क्योंकि 9 बजे आपकी क्लास आने वाली है ना। तो कल 9-10 मिनट का लेक्चर फिर खत्म हो जाएगा आपका जियो मॉर्फोलॉजी, और पीडीएफ में आज ही अपलोड कर दूंगी। कल थोड़ा सा हम वैसे पढ़ लेंगे। और मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक मेरे से बात नहीं हो जाए तो सर को मैसेज मत किया करो। अगर कुछ अच्छा भेजते हो कि पढ़ाई अच्छा करवा रहे हैं तो ये आप सर को भेज दो, अदरवाइज नोट से रिलेटेड बात मुझे ही कहो, मैं खुद से अपलोड कर दूंगी बेटे। मुझे पता है आपके जो नोट्स है वो अपलोड करने हैं, बट अभी ये वाला टॉपिक रहता था और 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई। जब 2 दिन से क्लास नहीं होगी तो कैसे अपलोड करूंगी बताओ। क्या हो जाती है आपकी वीडियो ऐसे रिकॉर्ड, बताओ। टाइम लगता है ना बेटे, जल्दी बताओ। अब क्लियर है सबको? अब क्या सबको साफ सूंघ गया? अभिषेक, अजय, सविता, कोई डाउट नहीं है? वैसे तो कोई डाउट वाला ये चैप्टर है नहीं, बहुत इजी सा चैप्टर है। कोई भी डाउट है आपका किसी भी रिगार्डिंग तो याद बता दो मुझे। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो टीचिंग करने जाता है या वैसे कोई स्कूल में कर ली? कोई भी नहीं है ऐसा? या आप सभी अभी पढ़ाई ही कर रहे हो? बताओ बेटे, कोई भी डाउट हो तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट नहीं है? सबको क्लियर हो गया है? ऐसे तो इजी चैप्टर। अच्छा मुझे ये बताओ, किस किस ने नोट्स बना लिया और रिवीजन करिया? बताओ जल्दी से। अजय, अभिषेक, सविता, किस किस ने नोट्स बना लिए हैं? कोई भी डाउट नहीं है बेटे? मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपने अपने नोट्स बना लिए, प्रिपेयर कर लिए नोट्स?